दुनिया में ना एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। मतलब एक पैराडॉक्स है। अगर एक फिजिकल बैरल तेल का इस्तेमाल कोई एक फैक्ट्री करती है, तो वही तेल उसी वक्त कोई दूसरी फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो भौतिक दुनिया या फिजिकल वर्ल्ड का नियम है। हाँ, एकदम फिजिकल कंस्ट्रेंट है वहां पर। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ किसी लैब में बनाए गए एमआरएनए वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए, या सिलिकॉन वैली में लिखा गया सॉफ्टवेयर कोड का एक छोटा सा हिस्सा। ये चीजें एक ही वक्त में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों द्वारा बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल की जा सकती हैं। और लोग अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास को ना मौसम की तरह देखते हैं, एक ऐसी बारिश जो बस हो जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि ये मार्केट के बाहर से आने वाला कोई एक्सोजीनस उपहार है। सही कहा। लेकिन आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है सभी का। आज हम 2018 के इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल प्राइज से जुड़े दस्तावेज और उनके मुख्य शोध पर बात करेंगे। हमारे पास रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की साइंटिफिक बैकग्राउंड रिपोर्ट और उनकी प्रेस रिलीज के स्रोत हैं। जी, और आज का मिशन यही समझना है कि ये जो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम नए आइडियाज या चावों का उत्पादन आखिर कैसे करते हैं। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि कैसे यही आइडियाज हमारी धरती के पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज जैसी संगीन समस्या को सुलझा सकते हैं। क्योंकि अक्सर इकोनॉमिक्स को एक नीरस विषय माना जाता है ना, लेकिन आज का टॉपिक बहुत अलग है। ये जानना बहुत जरूरी है कि नए आविष्कार अचानक से आसमान से नहीं टपकते। बिल्कुल नहीं टपकते। और आज हम दो महान अर्थशास्त्रियों, पॉल रोमर और विलियम नॉर्डहाउस, इनके काम को समझेंगे। शांति से अगर हम विश्लेषण करें तो इन दोनों ने ना आर्थिक विकास, ज्ञान और प्रकृति को एक ही फ्रेम में ला दिया है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इससे पहले कि हम समझे कि आइडियाज दुनिया कैसे बदलते हैं, हमें ये देखना होगा कि पहले के अर्थशास्त्री विकास को कैसे देखते थे। क्योंकि मेरा मानना है, जब तक पुरानी थ्योरी ना समझो, नई की अहमियत पता नहीं चलती। सही बात है। तो रोमर से पहले ना नियो क्लासिकल थ्योरीज चलती थी। जैसे रॉबर्ट सोलो का मॉडल सबसे ज्यादा प्रचलित था। हाँ, सोलो मॉडल। जी, तो सोलो मॉडल मानता था कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से कैपिटल यानी पूंजी और लेबर यानी मजदूर पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट था जिसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। थोड़ा इसे आसान शब्दों में बताइए। अगर एक खेत में आप ट्रैक्टर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे जबकि जमीन उतनी ही है, तो हर नए ट्रैक्टर से मिलने वाला फायदा कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा जब विकास पूरी तरह रुक जाएगा, जिसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में तो विकास रुका नहीं। तो सोलो ने इसे कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि ये लगातार विकास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से होता है। लेकिन खामी ये थी कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक्सोजेनस मान लिया, यानी एक बाहरी शक्ति। मार्केट में क्या चल रहा है, मुनाफा कहाँ है, इन सब का आविष्कारों पर कोई असर नहीं होता, ऐसा माना जाता था। तो मतलब पहले के लोग मानते थे कि टेक्नोलॉजी आसमान से गिरी हुई बारिश की तरह है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और यहीं पर पॉल रोमर ने पूरी सोच को बदल दिया। उन्होंने एंडोजीनस थ्योरी दी। एकदम। उन्होंने साबित किया कि टेक्नोलॉजिकल बदलाव अपने आप नहीं होता। ये मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के इरादे से किए गए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है। यानी हम खुद ही बदल बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं और इसका इंजन प्रॉफिट है। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कितना बड़ा शिफ्ट है। असली इंजन है। कोई भी दवाई कंपनी करोड़ों डॉलर ट्रायल में इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उन्हें साइंस से प्यार है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि सफल आविष्कार उन्हें मार्केट में मुनाफा देगा। मार्केट इंसेंटिव्स सीधे तौर पर नए आविष्कारों की रफ्तार को तय करते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर विकास मार्केट में आविष्कारों से होता है, तो अर्थशास्त्र की भाषा में एक आइडिया आखिर क्या चीज है? क्योंकि अगर आइडिया आम फिजिकल गुड जैसा ही है, तो प्रॉब्लम क्या थी? यही तो रोमर की थ्योरी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन्होंने आइडियाज की अनोखी प्रकृति को पहचाना। उन्होंने इसे नॉन राइवलरी यानी गैर प्रतिद्वंदिता के कॉन्सेप्ट से समझाया। हाँ, नॉन राइवलरी। हाँ, मतलब अगर एक फिजिकल मशीनरी है, एक फ्लॉपी डिस्क है, तो वो राइवल है। अगर मेरे पास है तो आपके पास नहीं है। लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कोड नॉन राइवल है। अगर एक व्यक्ति उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी वक्त दूसरा व्यक्ति भी बिना रुकावट के उसका इस्तेमाल कर सकता है।
वेट, और इसी वजह से ना वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाला पॉइंट आता है। मैं जब स्रोत पढ़ रही थी तो मुझे ये पॉइंट सबसे हैरानतेज लगा। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी नए आइडिया का पहला ब्लूप्रिंट बनाने में बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लगती है, R&D में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसकी दूसरी कॉपी बनाने का खर्चा लगभग ज़ीरो होता है। जीरो रेप्लिकेशन कॉस्ट। हाँ, और जब ऐसी स्थिति होती है तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का परफेक्ट कंपटीशन है वो मैथमेटिकली असंभव हो जाता है। तो एक सेकेंड, इसका मतलब अगर कॉपी बनाने का खर्चा कुछ नहीं है तो लोग नए आइडियाज बनाएंगे ही क्यों? मतलब वो अपना R&D का पैसा वसूल कैसे करेंगे? यही उलझन हमें मार्केट फेलियर्स की तरफ ले जाती है। इस मोनोपोली डायलेमा को सुलझाने के लिए रोमर ने एक्सक्लूडेबिलिटी की बात की। भले ही आइडियाज नेचर से नॉन राइवल हों, उन्हें एन्क्रिप्शन या पेटेंट लॉस के जरिए एक्सक्लूडेबल बनाया जा सकता है। यानी कानून लोगों को मुफ्त में यूज करने से रोकता है। सही, यही कानूनी रोक कंपनी को कुछ वक्त की मोनोपोली देती है ताकि वो अपना बड़ा खर्चा निकाल सके। रुकिए, हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि मोनोपोलीज बुरी होती हैं, वो मार्केट में इनएफिशिएंसी पैदा करती हैं। तो क्या रोमर ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी मोनोपोली प्रगति के लिए जरूरी है? ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है इस पूरी थ्योरी में। बिना मोनोपोली वाले प्रॉफिट की आशा के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। और इसके साथ एक और फिनोमेनन जुड़ा है जिसे पॉजिटिव नॉलेज स्पिल ओवर्स कहते हैं। एक्सटर्नैलिटीज, राइट। बिल्कुल, जब एक कंपनी नया आइडिया बनाती है तो उसका फायदा दूसरों को भी मिलता है। एक तरह से पुराने ज्ञान के कांधों पर बैठकर नए आविष्कार होते हैं। तो क्योंकि एक आविष्कारक को अपने आइडिया का पूरा सामाजिक फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए एक अनरेगुलेटेड मार्केट में हमेशा जरूरत से कम आविष्कार होंगे, यानी मार्केट फेलियर होगा। एकदम ठीक। और इसी वजह से सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है। R&D सब्सिडीज देना, स्ट्रॉन्ग पेटेंट लॉज बनाना, ये लंबे समय के सामाजिक फायदे के लिए बहुत अहम है। रोमर का यही आर्ग्यूमेंट था। रोमर कहते हैं कि आइडियाज ग्लोबल होते हैं। एक बार ब्लूप्रिंट बन गया तो दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन के लिए उसे यूज हो सकता है। सोलो ने सोचा था कि इससे गरीब देश जल्दी अमीर देशों की बराबरी कर लेंगे, जिसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहा गया। लेकिन हमारे सोर्सेज में जो 1960 से 1981 का क्रॉस कंट्री डेटा दिया गया है, उसमें तो ये पूरी तरह गलत साबित हुआ है। ऐसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, डेटा ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। रोमर ने यही समझाया कि ब्लूप्रिंट ग्लोबल होना काफी नहीं है। एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास दो चीजें हों। पहला, ह्यूमन कैपिटल, यानी वहां के लोगों की स्किल्स। बिल्कुल। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस, यानी वहां के प्रॉपर्टी राइट्स, करप्शन का लेवल, पेटेंट लॉज कैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी देश का अमीर या गरीब होना उसकी किस्मत या कल्चर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों पर निर्भर है। हाँ, कंप्लीटली। इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज को अपनाने की क्षमता ही किसी देश का भविष्य तय करती है। अगर माहौल ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, तो वहां कोई नया R&D नहीं करेगा। ये काफी गहरी बात है, लेकिन आइडियाज से विकास की ये रफ्तार भले ही अच्छी लगती हो, इस विकास की एक बहुत बड़ी फिजिकल कीमत हमारी धरती और पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। और यहाँ पर रोमर की थ्योरी विलियम नॉर्डहाउस की क्लाइमेट चेंज थ्योरी से मिलती है। बिल्कुल मिलती है। जब रोमर आइडियाज के इंजन पर काम कर रहे थे, नॉर्डहाउस इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि फॉसिल फ्यूल्स का लगातार इस्तेमाल इस इंजन को कैसे रोक देगा। उन्होंने पहली बार इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स विकसित किए, जैसे डाइस और राइस मॉडल्स। तो ये मॉडल्स आखिर काम कैसे करते हैं? एक बार शॉर्ट में समझते हैं इसे। ये मॉडल्स 3 हिस्सों में बनते हैं। पहला, इकोनॉमिक मॉड्यूल, जो बताता है कि उत्पादन से कितना कार्बन निकल रहा है। दूसरा, जियोफिजिकल मॉड्यूल, जो ट्रैक करता है कि ये कार्बन टेम्परेचर को मैथमेटिकली कैसे बढ़ाता है। और तीसरा, डैमेज मॉड्यूल, जो ये कैलकुलेट करता है कि इस टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जीडीपी का कितना फिजिकल नुकसान होगा, जैसे फसलें खराब होना। ये तो एक पूरा दुष्चक्र बन गया ना, विकास से पोल्यूशन और पोल्यूशन से विकास का नुकसान। हाँ, ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है, और नॉर्डहाउस ने पहचाना कि कार्बन एमिशंस मार्केट की सबसे बड़ी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं। क्योंकि एमिट करने की कोई डायरेक्ट कीमत नहीं लग रही थी, इसलिए सब R&D फॉसिल फ्यूल्स को बेहतर बनाने में जा रही थी। तो इसका आखिर समाधान क्या है? रोमर की थियरी से इसे कैसे जोड़ें? सरकार टैक्सेस और सब्सिडीज के जरिए टेक्नोलॉजिकल चेंज को डायरेक्ट कर सकती है, जिसे इनोवेशन एज अडेप्टेशन कहते हैं। ओ, मैं समझ गई। मतलब सरकार एक तरफ नॉर्डहाउस का कार्बन टैक्स लगाए जिससे फॉसिल फ्यूल्स महंगे हो जाएं, और दूसरी तरफ रोमर की थ्योरी के मुताबिक ग्रीन टेक्नोलॉजी की R&D पर सब्सिडीज दे। एग्जैक्ट, यही कॉम्बिनेशन
कार्बन पेनल्टी और ग्रीन सब्सिडीज मिलकर समाज के लिए सबसे बेहतर आर्थिक और एनवायरमेंटल नीति बनाती हैं। दोनों ने यही साबित किया कि ज्ञान हमारा विकास का इंजन है और प्रकृति हमारी सीमा, और दोनों को पॉलिसी से मैनेज किया जा सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से ये बात साफ होती है कि ज्ञान और आइडियाज आसमान से नहीं टपकते। इन्हें एक सही आर्थिक माहौल की ज़रूरत होते हैं। अगर कानून और सब्सिडीज सही हों तो यही आइडियाज पर्यावरण को बचाने में भी सफल हो सकते हैं। सही कहा। जब भी हम अपने आसपास नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नए सॉफ्टवेयर देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये सब इसी आइडिया जनरेशन वाली फैक्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज की चर्चा खत्म करें, एक आखिरी रोचक विचार है जो मैं सामने रखना चाहती हूँ। रोमर ने मानव क्षमता और इंसेंटिव्स को इनोवेशन का मूल माना, क्योंकि आइडियाज का पहला ब्लूप्रिंट बनाना बेहद महंगा था, है ना? हाँ, वही मैसिव फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग शून्य लागत पर नए विचार और कोड पैदा करने की क्षमता दिखा रहा है, तो क्या रोमर की एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर रही है? जब आविष्कार करने की इनिशियल कॉस्ट ही खत्म हो जाए, तो आने वाले समय की अर्थव्यवस्था और पेटेंट लॉज कैसे दिखेंगे? ये तो सच में एक डीप आर्थिक पहेली है। अगर पहले ब्लूप्रिंट की कॉस्ट ही जीरो हो गई तो मोनोपोली की जरूरत ही क्या रह जाएगी? सही बात है। और ये एक ऐसी दिशा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस नए आर्थिक फ्रेमवर्क पर विचार जरूर कीजिएगा।